हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई साहब कॉपर धातु के अयस्क का निष्कर्षण। काफ़ी लंबा ये वीडियो होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे भाई साहब क्या सांद्रण, इसके बाद हम पढ़ेंगे भर्जन, ठीक है, जिसे जारण क्रिया के द्वारा भर्जन किया जाता है, फिर इसका प्रगलन, फिर बेसेमरीकरण, इसके बाद बच्चों कॉपर अयस्क का लास्ट में शोधन। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर कॉपर मतलब मुक्त अवस्था में या शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये वीडियोज के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक को कवर कराना मेरा दायित्व तो ये है कि कुछ स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर हटा नहीं है, एमपी बोर्ड में ये चैप्टर हट गया है। लेकिन बच्चों आप लोग यदि अदर स्टेट से हैं तो इसे पूरा पढ़ें और एक एक पॉइंट जितना भी मैं रिएक्शन कराऊंगा वो भी चीज़ आप करते चलोगे। तो पायराइट अयस्क का निष्कर्षण हम कितने विधि से करेंगे? 5 विधि, मतलब 5 पद में होगा ये। पहला हमारा सांद्रण लिख लो, दूसरा भर्जन, तीसरा प्रगलन, फिर बेसेमरीकरण, फिर बच्चों शोधन। इतना क्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से। पहला जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है वो सांद्रण। सांद्रण कैसे करते हैं बच्चों? सांद्रण करने के लिए हम झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। एक एक प्रोसेस हम समझाएंगे, बिल्कुल आप चिंतित ना हो, वीडियो को लास्ट तक बस देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। झाग उत्प्लावन विधि है क्या बच्चों? इसमें होता क्या है कि मान के चलते हैं एक हमारे पास एक टंकी है। क्या है? टंकी है। देखो ये हमारे पास टंकी है। अब इस टंकी में होता क्या है बच्चों, हम जिस भी अयस्क का क्या करना चाहते हैं, सांद्रण करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है? कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का बच्चों पायराइट, ओके, CuFeS2 सल्फाइड अयस्क, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, CuFeS2, ये हमारे पास कॉपर पायराइट है। इसका हम चूर्ण बनाते हैं, महीन चूर्ण बनाते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, इस टंकी में पानी में इसे मिला करके रख देते हैं। देखो जरा, ये हमारे पास टंकी है और टंकी में पानी में भाई साहब हम इसको मिलाते हैं चूर्ण को। अब इसमें हम कुछ बसा के रूप में, जैसे हम ले लेते हैं तारपीन का तेल, तारपीन, या इसे ही बोलते हैं चीड़ का तेल, ताकि ये थोड़ा सा बसीय युक्त हो जाए, मतलब थोड़ा सा तेलीय हो जाए। अब हम करते क्या है, फिर से इसमें हम बच्चों तेज वायु की धार प्रवाहित करते हैं, ठीक है। और जब तेज वायु की धार प्रवाहित करते हैं तो यहां झाग बनता है। क्या बनता है? झाग बनता है। और झाग बनने के बाद बच्चों जो शुद्ध पदार्थ है वो ऊपर चला जाता है, और जो अशुद्धियां होती है वो तली पर बैठ जाती है, यहां पर तली पर बैठ जाती है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है। मैंने क्या कहा भाई साहब, जिस भी अयस्क का हमें क्या करना होता है, निष्कर्षण करना होता है सांद्रण विधि से। तो सांद्रण करते समय बच्चों एक हम टंकी का प्रयोग करते हैं, और टंकी में कुछ नहीं, पानी भरा है, पानी में हम अयस्क को पीसकर डाल देते हैं। इसमें तारपीन या चीड़ का तेल यहाँ पर मिला देते हैं कुछ मात्रा में, और फिर वायु की तेज धार प्रवाहित करते हैं। तो ये बुलबुला होता है बच्चों, बुलबुला के कारण ये झाग बनता है, और झाग जो है ये शुद्ध पदार्थ के रूप में ऊपर आ जाता है, यानी हमारे पास कॉपर का जो शुद्धतम रूप है वो ऊपर आ जाएगा अयस्क का, और अशुद्धियाँ जो है, रेत है, कण है, वो तली पर बैठ जाती है। यही प्रक्रम बच्चों सांद्रण का। समझ में आया कि अयस्क को महीन पीसकर पानी की आयताकार टंकी में तारपीन या चीड़ तेल मिला देते हैं तथा हवा की प्रबल धारा भेजते हैं, जिससे शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है, जिसे अलग कर लिया जाता है और अशुद्धियां तल पर बैठ जाती है। बस सिंपल है, सांद्रण का यही प्रोसेस है। पहला स्टेप जो हमारा सांद्रण वो कंप्लीट हो चुका है। सांद्रण में क्या है बच्चों, अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीसते हैं, फिर आयताकार टंकी में जो जिसमें पानी भरा हो उसमें हम डाल देते हैं, उसमें तारपीन और चीड़ का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा बसी युक्त करने के लिए तेलीय पदार्थ को यहाँ पर हम थोड़ा सा मिला देते हैं ताकि झाग बन सके। और फिर यहाँ पर वायु की तेज धारा, प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे झाग बनता है, और झाग के साथ जो बच्चों हमारा शुद्धतम अयस्क है वो ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां तली पर बैठ जाती है। तो पहला हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ बच्चों सांद्रण। चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगला जो हमारा बच्चों भर्जन, या जिसे हम जारण प्रक्रम भी कहते हैं,
यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं भर्जन या जारण, ये है बच्चों जारण। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा डायग्राम है, इसके आधार पर हमको समझना है। तो अब उथले तल की भट्ठी आपको दिख रही है। भर्जन में अपन क्या करते हैं, उथले तल की भट्ठी लेते हैं। उथले तल की भट्ठी का मतलब ये होता है बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। और अपन क्या करते हैं, अब जैसे सांद्रित अयस्क लेते हैं यहाँ पर, मतलब सांद्रण की क्रिया के फलस्वरूप जो हमें अयस्क मिलता है, जैसे झाग बन गया, झाग को हमने अलग कर लिया, उसे सुखा लिया, हमें सांद्रित अयस्क मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, उथले तल की भट्ठी में, परावर्तनी में, भट्ठी में रख करके हम यहाँ पर देखो, ये हमारे भट्ठी का 3 चरण है यहाँ पर मुख्य रूप से। एक तो हमारा पूरा उपकरण ही है, एक साइड इसके बच्चों ईंधन भट्ठी लगी रहती है। ईंधन भट्ठी में आप लकड़ी भी जला सकते हो, कोयला भी जला सकते हो, ताकि इसकी तेज धार लौ यहाँ से जाता जाए। और यहाँ पर उथले तल में, यानी ऊपर वाले तल पर, यहाँ पर सांद्रित अयस्क को रख देते हैं। अब जब सांद्रित अयस्क को रखते हैं और वायु की गर्म धारा, आप भाई यहाँ पर देखो ईंधन जल रहा है, वायु इधर से जाएगा, गर्म अवस्था में जाएगा। जब गर्म धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो अशुद्धियां है ना, वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कौन कौन से अशुद्धियां किस प्रकार के ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला जो है बच्चों, सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है। सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यदि हमारे पास इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी है, तो आर्सेनिक जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदलेगा, AH2O3। बैलेंसिंग कराने के लिए बच्चों 3 ऑक्सीजन, तो 3 का 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4 हो गया। तीसरा जो है यदि एंटीमनी, एंटीमनी Sb, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके सेम यौगिक Sb2O3 है बच्चों। अब यहाँ पर सेम 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, ये ऑक्साइड में बदल गया। और यदि मान लीजिए इसमें और अयस्क है, तो वो भी मान लीजिए क्या होगा बच्चों, मतलब अशुद्धियां हैं, अयस्क की बात नहीं, अयस्क तो मान लीजिए शोधन नहीं कर रहे हैं, तो यदि और अशुद्धियां तो ऑक्साइड में बदल जाती है। अभी मुख्य रूप से इसमें 3 अशुद्धियां रहती हैं। जो हमारा कापर क्या है भाई साहब, हमने कापर पायराइट लिया है, CuFeS2, अभी इसमें भी बात करेंगे हम, बिल्कुल चिंता ना करें। CuFeS2 में भी जो है भाई अब घटित होगा। अभी 3 अभिक्रियाएं मुख्य रूप से पहले आप लोग लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को एक उथले तल की परावर्तनी भट्ठी में रखते हैं और कम तापक्रम में वायु की धारा गर्म हवा भेजते हैं, या वायु धारा की गर्म हवा कह सकते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला जो परिवर्तन होता है बच्चों, सल्फर है, वो सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है। फिर हमारा जो आर्सेनिक है वो भी ऑक्साइड में बदल जाता है। और जो हमारे पास बच्चों एंटीमनी, ये भी ऑक्साइड में बदलता है। अब इसके अंदर जो कापर पायराइट अयस्क है, कापर पायराइट अयस्क है, ये टूटता है बच्चों, और क्या क्या बनाता है, मैं थोड़ा सा पहले रिएक्शन समझा देता हूं। जो मेरे पास कापर पायराइट है, कापर पायराइट कैसा है, CuFeS2, ये कापर पायराइट है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा, और पहला तो हमारा कापर सल्फाइड बनाएगा, Cu2S जिसका फार्मूला होता है। और बच्चों आपका आयरन का सल्फाइड, यानी आयरन सल्फाइड FeS बनाएगा, और जो हमारा सल्फर है कुछ मात्रा में SO2 बना लेता है। बैलेंसिंग कराने के प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सब बात बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, सल्फर 2, 3 1 4 हो गया, ऑक्सीजन O2 तो O2 है। ये लो, ये हमारा मिलता है भाई साहब, ये चीज़ है 3 नंबर में रासायनिक अपक्रिया। पहला नंबर में आपका मैंने कहा भाई सल्फर जो है ऑक्साइड में बदल गया। दूसरा नंबर आपका ये हुआ कि भाई आर्सेनिक और एंटीमनी है, ये भी ऑक्साइड के रूप में बदल गए और ऑक्सीकृत हो गए। सीधा सा ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्साइड में बदल गए और सीधा बाष्पित हो जाते हैं, बाष्प बनकर उड़ जाते हैं। जो हमारा कापर पायराइट अयस्क होता है, ये तो कापर सल्फाइड में और आयरन सल्फाइड में बदलता है, जिससे हमें कापर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझें कि भाई हमने सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया बच्चों, इसे उथले तल की भट्ठी में रखा और फिर इसमें क्या करते हैं, वायु धारा की गर्म हवा, यानी कुल मिलाकर के कम तापमान पर हम वायु धारा से गर्म करते हैं इसको, या गर्म हवा भेजते हैं इसमें से। तो गर्म हवा भेजते हैं तो इसमें जो अशुद्धि सल्फर है वो ऑक्साइड में बदलता है, एंटीमनी और जो हमारे पास इसमें क्या है आर्सेनिक है, ये दोनों अशुद्धियां ऑक्साइड में बदल जाती है। जो कापर पायराइट है बच्चों, वो कापर पायराइट जो अयस्क है वो किस में बदलता है, तो एक हमारा कापर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इतना क्लियर है। ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, बस समीकरण नहीं लिखा है। तो समीकरण मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से समीकरण आपको समझा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। चीज़ें क्लियर है ना, एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ सके। पहला आप समीकरण लिखेंगे कि सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर में बच्चों आपका आर्सेनिक और ऑक्सीजन से क्रिया करके आपका बनाया AH2O3। और फिर हमारे पास इधर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस कराने के लिए, 3 का, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 का। इसी तरीके से एंटीमनी, ये आर्सेनिक था, एंटीमनी 4 3O2, तो ये हमारा बना लेता बच्चों, क्या बनाएगा Sv2O3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 का, इस प्रकार से ये बनाता है। और फिर हमारा जो CuFeS2 है ये ऑक्सीकृत होगा, ठीक है, ऑक्सीकृत होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो Cu2S बनाएगा, साथ में आपका FeS बनाता है, और कुछ मात्रा में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें। ये प्रोसेस होता है, ये समीकरण होती है भाई, इस प्रकार से अब क्रिया होती है। अब इसमें से कुछ मात्रा में, जैसे हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड है यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ मात्रा में जो आयरन सल्फाइड है ना, ये सल्फाइड जो एस्क है वो ऑक्साइड में बदलता है। सल्फाइड एस्क ऑक्साइड में कैसे बदलता है, जैसे Cu2S है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ मात्रा में, पूरा नहीं बदल सकता है, Cu2O बनाएगा, और जो आपका सल्फर है SO2 के रूप में। इसी प्रकार जो हमारा FeS है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाएगा FeO, और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। बैलेंसिंग कराने के लिए कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीजन 2 2 4 6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, और सल्फर भी हमारा 2, इस प्रकार से बैलेंसिंग हो गई कंप्लीट। तो ये इतने अभिक्रियाएं आपको तैयार रखना, किसमें हमने पढ़ा, भर्जन या जारण क्रिया। तो ये अभिक्रियाएं आपको लिखनी है, इतनी अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए कि भाई सांद्रित अयस्क को हम उथले तल की भट्ठी में भर्जन की क्रिया कराते हैं। भर्जन की क्रिया में होता नहीं कुछ, उथले तल पर हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को रखते हैं, और कम तापक्रम पर वहां पर हम क्या करते हैं, वायु की धारा यानी गर्म धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारा जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड में, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये जो हमारा कॉपर, ये क्या है बच्चों, कॉपर पायराइट एस्क है, ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में बदलता है। इसका कुछ मात्रा जो है वो कॉपर सल्फाइड, आप हिंदी में लिख सकते हो, मैं जितना बोल रहा हूं कि भाई साहब कॉपर सल्फाइड और जो आयरन सल्फाइड है, इसका कुछ भाग किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये कुछ नहीं, पूरे रिएक्शन आपको लिख देना है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जानते हो क्या, भर्जन बच्चों, जिसे हम जारण की क्रिया कहते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, समय देता हूं पूरा। 5 प्रोसेस हम गुजरेंगे, चाहे आधे घंटे समय लग जाए, आपको समय देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा भाई साहब कि यहाँ कुछ हम चीजें पढ़ रहे हैं। आप सोचो हम 2 मिनट में कंप्लीट, तो ऐसा संभव नहीं है। ये हमारा हो गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रगलन, पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बात्य भट्ठी से प्रगलन पढ़ते हैं, जिस प्रकार से ढलवा लोहा बनाने की बात्य भट्ठी विधि हमने कराई थी, उसी प्रकार बच्चों अब जैसे हमने पहले कहा सांद्रित अयस्क, हमारे पास पहले तो अयस्क था, जमीन से खोद करके अयस्क प्राप्त कर लिए, जिसका सांद्रण कराए, सांद्रित अयस्क को भर्जन करा दिए। भर्जन के बाद हमें अयस्क मिल गया। अब भर्जन के बाद हमें क्या क्या मिला है, तो ये चीज तो सबको पता है भाई साहब कि भर्जन के बाद हमें एक चीज तो मिला, जैसे भर्जन में CuFeS2 ये टूटा, जो सल्फर था आपका, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, ये तीनों ऑक्साइड में बदलकर चले गए। ये जब टूटा तो हमें मिला Cu2S और FeS। एक चीज तो ये मिला, 2 चीज, ठीक है, पहले मैंने समझाया। ये कुछ मात्रा में जब ऑक्सीजन से क्रिया करा तो Cu2O बनाया, तो ये मिल गया। FeS जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके FeO बनाया, ये चीज मिल गया। तो ये चीजें जब टूटी बच्चों, मतलब ये जो हमारा कॉपर पायराइट है ये टूटा, तो हमें इनका मिश्रण प्राप्त हुआ, कुछ मात्रा में ऑक्साइड में और कुछ मात्रा में ये, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको फिर हम, इसमें भी जो सल्फर है उसको हम अलग करना चाहेंगे, जो सल्फर है या कुछ रेत के कण हैं इसको हम अलग करना चाहते हैं, तो फिर प्रगलन कराएंगे, जो कि एक बात्य भट्ठी का ही रूप होता है। इसी के माध्यम से हम प्रगलन की क्रिया कराते हैं।
तो थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों बात्य भट्टी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो ही जाए कि ये कैसे कैसे बनाया गया है, ये कैसे बना है। देखो यहाँ पर आपको जो बात्य भट्टी नजर आ रही बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लंबा चौड़ा, इसके अंदर जो है ना अग्निशय ईंटें बनी होती हैं। और कहोगे सर ये बात्य भट्टी कैसे बनाई जाती है, तो भाई साहब ये तो आप इस्पात का बना सकते हो, बाहरी भाग, अंदर वाली भाग की बात नहीं कर रहा हूँ, या चाहे आप लोहे को बना सकते हो। कुल मिलाकर के एक भट्टी है, बस अंदर जो है अग्निशय ईंटें होनी चाहिए। अग्निशय ईंटें का मतलब ये है कि भाई साहब अंदर जो ईंटें वो उतना टेम्परेचर को सह सके। अग्निशय का मतलब जो हम टेम्परेचर पे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कराने वाले हैं उस टेम्परेचर को वो सह सके, इसलिए अंदर कहा जाता है कि अग्निशय ईंटों का स्तर हो। तो ये तो आप इस्पात या लोहे की एक भट्टी बना सकते हैं, ऊंची सी भट्टी, अंदर अग्निशय ईंटें की परत लगा दी जाती है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 5 से 7 मीटर ऊंचा होता है। ये जो बात्य भट्टी होता है जिसमें हम कापर का प्रगलन करते हैं, कापर अयस्क का प्रगलन करते हैं भर्जन के बाद, तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 5 से 7 मीटर होती है। इसके व्यास की बात करूं, यदि मध्य भाग में जो व्यास की बात करूं, लगभग बच्चों 1 से 1.5 मीटर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता कि आप घर बराबर आप भट्टी बना लो। इसका जो प्रगलन करते हैं बिल्कुल आप समझ सकते हैं 5 से 7 मीटर ऊंची, यानी ऊंचाई ज़्यादा होता है। और भाई व्यास की यदि बात की जाए, व्यास मतलब 1.5 या 2 मीटर या 1 मीटर, लगभग 1 मीटर आप समझ सकते हो कितना होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया भट्टी का कुछ वर्णन बच्चों। और नीचे भाग पर टॉयर लगा रहता है जहाँ से गर्म वायु हम भेजते जाते हैं। तो ये तो प्रगलन में जो बात्य भट्टी का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा है। अपन करते क्या है इसमें, अपन ने भाई कापर पाइराइट का पहले सांदन किया, सांदन के बाद बच्चों हमने क्या किया, भर्जन किया। भर्जन के बाद जो भी भर्जित अयस्क है, क्या बच्चों, भर्जित अयस्क, तो भर्जन के बाद हमें भर्जित अयस्क में प्राप्त हो गई। और इस भर्जित अयस्क में क्या क्या मिलाते हैं, तो एक तो कोक मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं। कोक क्या करता है, अंदर ईंधन के रूप में काम करता है और जलता है, तो कुछ उसे ऊष्मा मिलती है। साथ में बच्चों कुछ मात्रा में रेत मिलाया जाता है। मतलब जो भी भर्जित अयस्क प्राप्त होता है उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, कोक और रेत। जो हमारा कोक है ये काम करता है ईंधन के रूप में, और जो हमारा रेत है वो रेत क्या करता है कि जो भी अशुद्धियां होती है उसे धातुमल के रूप में बाहर निकालता है, इसलिए उसे कहा जाता है कि रेत फ्लक्स का कार्य करता है अंदर। समझ में आई बात कि भर्जित अयस्क से हमने जो भी अयस्क प्राप्त किया, यानी भर्जन की क्रिया के फलस्वरूप भर्जित अयस्क प्राप्त किया, उसमें हम कोक और रेत कुछ मिला लेते हैं और फिर बच्चों हम इसे क्या करते हैं, बात्य भट्टी में रखते हैं। अब होता क्या है, जो कोक होता है वो क्या करता है, ईंधन की तरह कार्य करता है। जो हमारा रेत होता है वो फ्लक्स की तरह कार्य करता है, अर्थात अशुद्धियों को धातुमल के रूप में बनाता है। तो फलस्वरूप इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा लिखना है कि भर्जन क्रिया से प्राप्त अयस्क में कोक और रेत मिलाकर, ठीक है, यहां पर रेत लिख लीजिएगा, रेत और कोक मिलाकर या कोक और रेत मिलाकर बात्य भट्टी में प्रगलित करते हैं। बात्य भट्टी इस्पात की चद्दर की बनी होती है जिसके भीतरी भाग में अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। क्या होता है बच्चों, अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। और भाई साहब एक चीज और है, यहां पर आप लिख लेना कि जो हमारा कोक है वो ईंधन की तरह कार्य करता है, रेत जो है फ्लक्स की तरह कार्य करता है। इसके बाद आपको लिखना है पानी, जो भट्टी है पानी की जैकेट से घिरी रहती है, मतलब बाहर का एक लेयर बना दिया जाता है ताकि ज्यादा मात्रा में गर्म ना हो सके। इसकी ऊंचाई लगभग आप मेरे हिसाब से लिख लो 5 से 7 मीटर ऊंची होती है, और व्यास लगभग 1 से 1.5 मीटर, मतलब 1 से 1.5 मीटर। तो फलस्वरूप इसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैंने कहा भाई साहब कि आपने बात्य भट्टी प्रयोग कर लिया, इसमें आपने क्या क्या रखा, एक तो भर्जित अयस्क, दूसरा इसमें मिलाया आपने कोक और इसमें रेत। तो फिर इसमें जो नीचे होता है ये गर्म वायु भेजा जाता है, टॉयर लगा होता है, ये टॉयर है, टॉयर से हम गर्म वायु भेजते हैं। तो गर्म वायु भेजने के बाद क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था भाई साहब कि आयरन का जो सल्फाइड है, ये हमारा आयरन सल्फाइड देखिएगा FeS है, ये ऑक्सीजन से गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से ही क्रिया करेगा और आयरन का ऑक्साइड दूर हो जाता है।
और सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कुछ नहीं, सीधा गैस है, गैस है तो बाहर चला गया बच्चों। ठीक है, सिंपल है, इसको हम ऐसा एरो का चिन्ह लगा सकते हैं। बैलेंसी कराना है भाई, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन 2 और 3, तो इधर कर दो 4 हो गया, इधर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास सल्फर, ठीक है, आयरन 2 हो गया, अब सल्फर 2 हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, ये चीज होता है। अब इसमें जो हमारा आयरन है बच्चों, ये FeO, ये सिलिका से क्रिया करता है, रेत से, रेत जिसे बोलते हैं ना सिलिका, और बनाता है FeSiO3, इसे बोलते हैं आयरन सिलिकेट। क्या बोलते हैं? आयरन सिलिकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन सिलिकेट, या इसे ही बोला जाता है धातुमल। क्या बोला जाता है? धातुमल, आयरन सिलिकेट या धातुमल। चीजें क्लियर है कि भाई साहब हमने बातें भट्ठी में जब भर्जित अयस्क को रेत और कोक के साथ मिलाकर के गर्म हवा भेजा तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हुआ, तो जो हमारा आयरन सल्फाइड है ये ऑक्सीकृत हो गए आयरन ऑक्साइड में, और फिर ये सिलिका से क्रिया कर धातुमल बना लेता है। इसी प्रकार सेम प्रोसेस होता है बच्चों कॉपर सल्फाइड के साथ। Cu2S होता है, ये Cu2S है, इसका जो क्रिया होता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड में कुछ मात्रा में बदल जाता है Cu2O, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। बैलेंसी कराने के लिए 2 और यहाँ पर 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 सल्फर तो 2 दूना 4, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर तो 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। और ये जो हमारा कॉपर का ऑक्साइड है बच्चों, ये कॉपर का ऑक्साइड है, कुछ मात्रा में FeS से क्रिया करता है और फिर ये Cu2S में बदल जाता है और FeO अलग हो जाता है। बाकी जो FeO है वो तो धातुमल बन ही रहा है, रेत इसीलिए मिलाया गया है कि जो भी अशुद्धियां हैं जो हम प्रगलन की क्रिया कराते हैं, प्रगलन में आयरन की अशुद्धि दूर कर ली जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब कॉपर अयस्क के निष्कर्षण में प्रगलन में किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर की जाती है, तो आयरन की अशुद्धियों को दूर की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो 2 चीजें हमको मिलता है भाई साहब, एक तो धातुमल, धातुमल मतलब एक अशुद्धियां। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 परत बनती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ये पूरा कंप्लीट, इसके अंदर 2 परत होती है। बातें भट्ठी के तल पर 2 सतहें बन जाती है। ऊपर की सतह पे हल्के धातुमल हो जाते हैं, धातुमल जो हल्के होती हैं उसे अलग कर लेते हैं, और नीचे सतह पर क्यूप्रस सल्फाइड तथा थोड़ा सा फेरस सल्फाइड रहता है, जिसे हम कहते हैं मैट अथवा कच्ची धातु। ये मैट में क्या क्या है, मैट में 2 चीजें हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए मैट किन किन चीजों को हम कहते हैं भाई साहब, तो एक तो क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S और दूसरा फेरस सल्फाइड FeS, वही आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं, कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं। उसी को कंफ्यूज मत होना कि सर ये कॉपर सल्फाइड कहाँ से आ गया, तो क्यूप्रस सल्फाइड उसी को बोलते हैं, उसी को हम कॉपर सल्फाइड बोलते हैं। जैसे हम जिसको फेरस सल्फाइड बोलते हैं उसे हम आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। तो यदि क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा वो मैट कहलाता है, जिससे कच्ची धातु कहते हैं। चीजें क्लियर है बच्चों, इतना आपको रिएक्शन कराना है, और आगे बाकी जो भी हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं कि भट्टी में उच्च ताप पर भर्जन से Cu2O जो FeS संयोग करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ये Cu2O और FeS, Cu2S और FeO में, और जो FeO है वो धातुमल के रूप में अलग हो जाता है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा बच्चों FeO हमने बता दिया धातुमल के रूप में, वैसे रासायनिक अभिक्रिया कराना तो एक साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। ये चीज़ मैंने कराई, ठीक है, ये चीज़ ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या ये हमारा हो गया प्रगलन। प्रगलन जितना मैंने कराया उतना आप लोग कर लें, काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ प्रगलन तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो हमारा होने वाला बच्चों बेसेमरीकरण। इस बेसेमरीकरण में भी हम अशुद्धियों को दूर करेंगे। फिलहाल अभी आपने प्रगलन में कुछ आयरन की अशुद्धियां धातुमल के रूप में अलग कर दिया, धातुमल के रूप में, लेकिन फिर भी हमने कहा कि भट्ठी के नीचे 2 तल हैं। देखो जरा, 2 सतह प्राप्त होती है, एक हल्की धातुमल जो अशुद्धि वो अलग हो गई, जो दूसरी तल होती है बच्चों इसमें मैट, मैट में FeS और Cu2S, इसमें ये चीज अभी बची रह जाती है। कुछ आयरन की अशुद्धियां अलग हो जाती है। हमने पहले बताया कि प्रगलन या विगलन जिसे बोलते हैं, इसमें आयरन की अशुद्धियां ही अलग की जाती है। तो कुछ मात्रा में आयरन की अशुद्धियां तो अलग हो जाती है, लेकिन अभी भी आयरन जो है
वो सल्फाइड के रूप में उपस्थित है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, बेसमरीकरण। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट चल रहा है। इसमें हमने कहा भाई साहब कि 5 प्रोसेस है। तो सांद्रण पढ़ा आपने, भर्जन पढ़ा, प्रगलन भी पढ़ लिए। प्रगलन से हमारा क्या हो गया अलग, आयरन का कुछ ऑक्साइड के रूप में या धातुमल के रूप में अलग हो गया बच्चों। तो आयरन की अशुद्धियां अलग हो गई। और अब हम पढ़ने वाले बेसमरीकरण, इसमें भी कुछ अशुद्धियां अलग करेंगे। तो चले भाई अब बेसमरीकरण की क्रिया को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको भी थोड़ा सा आप उपकरण के बारे में समझा दूं। ये जो उपकरण है बच्चों, ये नाशपाती के आकार का है। देखो नाशपाती के आकार का है, सिंपल है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी प्रगलन से हमने मैट प्राप्त किया। मैट का मतलब क्या है सर, मैट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैट है क्या, अरे भाई मैट है Cu2s और FeS, ये है मैट। क्या है बच्चों, Cu2s और FeS, ये है मैट, ये मैट है। ये हमने प्राप्त कर लिया, जानते हो किससे, प्रगलन से। हद तक हमने आयरन के ऑक्साइड को सिलिका से क्रिया करा करके ये, लेकिन कुछ मात्रा में ये अभी भी हमारे पास है, मतलब आयरन सल्फाइड के रूप में इसमें उपस्थित है। तो अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम एक बेसेमर परिवर्तक अर्थात नाशपाती के आकार के भट्ठी में रखते हैं। इस भट्ठी के जो भीतरी सतह की बात करें, अंदर जो सतह होता है इसमें अस्तर लगा होता है चूने या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या तो चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO जानते हो सब कोई, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा रहता है जो कि नाशपाती के आकार का होता है। अब इसमें भी वही चीज करेंगे जैसे हमने भर्जन से प्राप्त किया था, उसमें थोड़ा सा रेत मिला दिया था और थोड़ा सा कोक मिलाया था। इसमें कुछ नहीं, जो भी प्रगलन से क्रिया से हम द्रवित मैट प्राप्त करते हैं उसमें थोड़ा सा सिलिका मतलब रेत मिला करके बेसेमर परिवर्तक में रख देते हैं, जो कि एक नाशपाती के आकार की भट्ठी है। और इसमें अंदर जो है अस्तर लगा रहता है, या तो आप चूने का अस्तर लगा सकते हो या तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का लगा सकते हो। फिर इसमें जो टॉयर लगा होता है, देख सकते हैं, ये टूयर जिसे बोलते हैं या टॉयर जिसे बोलते हैं, इसमें से गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। तो कुछ नहीं, उसके अंदर मंथन शुरू हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है और इसके फलस्वरूप हमें कॉपर मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है वो चीज समझते हैं, तभी तो कुछ समझ में आएगा कि भाई साहब इस नाशपाती के आकार में बेसेमर परिवर्तक में हमने प्रगलन से प्राप्त द्रवित मैट को रखा और इसमें कुछ मात्रा में रेत मिलाया और गर्म हवा भेजा तो बस क्रिया होनी शुरू हो गई। जो हमारा आयरन का जो फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वही प्रोसेस होता है बच्चों FeO के रूप में, और जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड। हद तक तो Fe जो आयरन की अशुद्धियां हैं वो प्रगलन में ही दूर हो गया, लेकिन कुछ मात्रा में नहीं हो पाया, तो यहां हो रहा है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम प्रोसेस है। 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, सल्फाइड 2 का मल्टीप्लाई यहां, 3 का मल्टीप्लाई यहां। ये जो हमारा आयरन का ऑक्साइड है वो सिलिका से क्रिया करता है और क्या बनाता है, आयरन सिलिकेट FeSiO3। इसे ही बोलते हैं बच्चों धातुमल। आयरन सिलिकेट धातुमल के रूप में अलग हो गया। अब जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है, यह भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है। देखो कैसे क्रिया करेगा, देखिएगा जरा, हम पूरा एक एक स्टेप में समझाएंगे। जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये ऑक्सीकृत होगा, Cu2s ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, Cu2O बनाएगा और जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। बैलेंसिंग कराना है बच्चों। ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास कितना है, 2, ये 3 हो गया, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4 कॉपर हो गया, सल्फर भी 2 तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड है, जो कॉपर सल्फाइड है, वो ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ना,
वो क्यूप्रस सल्फाइड से ही क्रिया करता है। जैसे ये Cu2O है ना, ये बच्चों किससे क्रिया करता है? Cu2S से क्रिया करता है। और कुछ नहीं, कॉपर अलग हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। सल्फर 1 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 कॉपर, और इस प्रकार से हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। समझ में आया कि भाई साहब जो आयरन का सल्फाइड था वो ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड में बदला, और हमने रेत मिलाया था, तो भाई यही जो धातुमल है वो प्रगलन में भी अलग हुआ था, वो हल्का था उसे अलग कर लिया हमने। और यहां पर पढ़ रहे हैं बेसेमरीकरण, यहां पर भी ये जो हमारा धातुमल है वो प्राप्त हो रहा है, और इसमें जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड है वो ऑक्सीकृत होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलता है, और यही क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके शुद्ध कॉपर देता है। समझ में आ गया? और कैसे जानेंगे भाई कि अब क्रिया संपन्न हो गई? देखो जरा, यहां पर हमने कहा कि प्रगलन की क्रिया से जो भी हमने मैट प्राप्त किया उसमें थोड़ी सी सिलिका मिलाया, फिर बेसेमर परिवर्तक में रख दिया। अब बेसेमर परिवर्तक कैसा था? नाशपाती के आकार की भट्टी है, इसके अंदर बच्चों क्या अस्तर लगा रहता है चूनिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, समझ रहे हो। अब इसके बाजू से यानी साइड से इसमें एक टॉयर लगा दिया जाता है, और हीटर द्वारा हवा भेजी जाती है, गर्म हवा, जिससे पहले हमारा जो FeS है वो FeO में ऑक्सीकृत होकर धातुमल बना लेता है, और बाद में बच्चों जो हमारा इस पर क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके कॉपर मुक्त करता है। चीजें क्लियर? जब मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बिल्कुल यहाँ तक है, यहाँ तक क्लियर है, धातुमल जहां तक है वो क्लियर है। फिर इसके आगे 2 रिएक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन लिखा आपने, 2 रिएक्शन और लिखना है, तो इसके नीचे आप लिख सकते हो कि जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड है ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, और यही क्यूप्रस ऑक्साइड पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके कॉपर मुक्त करता है या कॉपर देता है। अब ये जब क्रिया समाप्त हो जाती है तो कैसे पहचानेंगे क्रिया समाप्त हो गई? हमने भट्टी में रख दिया और गर्म करना शुरू कर दिया। जब भाई साहब क्रिया समाप्त हो जाती है ना, तो इसके जो मुख है, यहाँ पे मुख से हरे रंग की ज्वाला निकलती है, तब हम जानते हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो गई। सिंपल। अब देखो, इससे एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों। जो बच्चा पूरा लेक्चर देख रहा है तो यार उससे तो ऐसा लगता होगा कि सर इसमें जो भी क्वेश्चन आए उसके बारे में सब कुछ समझा दो, ताकि हमको दिक्कत ना हो सके। ये हमने बेसमरीकरण से हमने कहा कि भाई साहब अब तो यहाँ पर सारी अशुद्धियां दूर हो गई, मतलब कॉपर का द्रवित रूप है हमारे पास अभी, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में रहता है। तो जब इस बेसेमर परिवर्तक से कॉपर को अलग करते हैं और किसी मान लीजिए पात्र पर रख देते हैं और वो ठंडा करते हैं, तो जब ठंडा करते हैं तो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बुलबुला के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसके कारण जो हमारा कॉपर होता है उसमें छोटी छोटी छिद्र हो जाते हैं, जिसे कहते हैं फफोलेदार तांबा। इससे 98% शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों। कितना परसेंट? 98। 2% की शुद्धियां बनी रहती है। अब यार थोड़ा बहुत अशुद्धियां तो हर जगह रहता है ना, समझ रहे हैं ना? चीजें क्लियर है भाई साहब? उम्मीद करता हूं यार समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, गले में खराश हो गई, कोई बात नहीं है, एक स्टेप और बचा, उसे भी समाप्त करना बच्चों। फिर से आप समझ लो थोड़ा सा इसको कि मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने इसमें रख करके गर्म किया, रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो गई, कॉपर भी मुक्त हो गया। अब कैसे जानेंगे भाई साहब कि रासायनिक अपक्रिया खत्म हो चुकी है? तो इस बेसेमर परिवर्तक के मुख से हरे रंग की ज्वाला मिलती है, मतलब दिखाई देने लगती है, तो ये पता चलता है कि अपक्रिया संपन्न हो गया। अब भाई कॉपर हमें प्राप्त हो गया, तो बेसेमर परिवर्तक को क्या करते हैं? सीधा उल्टा कर देते हैं। उल्टा करते हैं तो ये पात्र में इसे रख लेते हैं, जो भी पिघली हुई धातु है, लेकिन उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनी रहती है बच्चों। तो जब ये हम इसको सुखाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देने लगते हैं, जिससे हम फफोलेदार तांबा कह सकते हैं। समझ रहे ना? ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस फफोलेदार तांबा को हम शोधन करेंगे भाई विद्युत अपघटनी विधि से। विद्युत अपघटनी विधि से शोधन करेंगे। ठीक है, शोधन करने के लिए क्या करते हैं? शुद्ध कॉपर धातु को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टंकी में 15% कॉपर सल्फेट का विलयन, 5% H2SO4 का विलयन भर करके अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड
मतलब जो अशुद्धियाँ हैं भाई साहब 98% तो शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो उसकी मोटी प्लेट बनाकर एनोड और शुद्ध कॉपर की पतली कैथोड बना ली जाती है और विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध तांबा घुलकर विलयन में चला जाता है और विलयन से शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होने लगता है तथा अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती है और 99.99 यानी 99.99% शुद्ध हमें धातु प्राप्त हो जाता है। क्या कहा गया, ये लो डायग्राम लो, बना लो। आप डायग्राम तो बना ही सकते हो ना, विद्युत अपघट देख सकते हो भाई साहब कि हमने विद्युत अपघट में क्या है भाई साहब, एक बड़ा सा टंकी है, इस टंकी में 15% कॉपर सल्फेट, 5% H2SO4, बाकी पानी भर दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। कहो कि सर और क्या है, जल है, जल पानी भर दो। 15% मतलब 100 में से 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4, समझ रहे हो ना। या कि मान लीजिए दोनों का ही हम कॉपर सल्फेट और H2SO4 का ही लेते हैं, तो बस दो ही चीज ले लो, मतलब जितना विलयन है उसमें 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 अपना सहभागिता दर्शाता है। अब भाई साहब देखो, हमने कहा कि भाई बेसमरीकरण कराया, बेसमरीकरण से क्या प्राप्त हो गया, हमें धातु मिली, वो पिघली हुई अवस्था में उसे हमने क्या किया कि बड़े किसी पात्र में रख दिया तो सूख गया। अब उसको हमने रॉड बना लिया, उसमें 98% शुद्धियाँ है लेकिन 2% शुद्धियाँ हैं, तो जो मोटा मोटा रॉड बना लिया और यहाँ पर विद्युत अपघटन में लगा दिया। समझ रहे हैं, एनोड की भांति काम करता है, मतलब जो अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ है वो एनोड ही, देख सकते हो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध 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 जो कॉपर की छड़ है वो एनोड की भांति काम करती है और शुद्ध कॉपर की जो छड़ है, पतली छड़ है, वो कैथोड की भांति काम करती है और इसमें विद्युत अपघटन कराते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर क्रिया संपन्न होती है और जब क्रिया संपन्न होती है, जो अशुद्ध धातु का एनोड लगा है, इससे कॉपर निकलकर विलयन में जाता है और विलयन से जो कॉपर है वो टूट करके कहाँ पर जाता है बच्चों, कैथोड पर जाकर जमा होता है और उससे हम धीरे धीरे करके कैथोड से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं और जो भी यदि उसमें शुद्धियाँ रहती है वो तली पर बैठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और इस प्रकार से हम शोधन कर लेते हैं बच्चों, बड़ी सिंपल तरीके से। एक ही मेथड है शोधन का, दुनिया की दूसरी मेथड पढ़ना ही नहीं है आपको शोधन की। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आया होगा और आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़बरदस्त था यार, और आप लोग शेयर ज़रूर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।